विधायिका। ये अध्याय भारतीय राजनीति की रीढ़ है, जैसे कि मैंने आपको हर क्लास में बताया है। ये अध्याय इसलिए रीढ़ है क्योंकि ये अध्याय देश को चलाता है। इस अध्याय में आपने उन लोगों को समझने का प्रयास किया है जो लोग इस देश की नीति निर्माण में भागीदारी करते हैं। आपने इस चीज को समझा है। आप इस बात से बखूबी वाकिफ हो चुके हैं कि भारत की राजनीति में दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक है विधायिका और दूसरी है राजनीतिक कार्यपालिका। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि राजनीतिक कार्यपालिका पर विधायिका का पूरा नियंत्रण होता है। तो आज चल रहे हैं हम उसी चीज को समझने कि विधायिका किस प्रकार से राजनीतिक कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, या फिर कहें कि कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। तो उन तरीकों को चल रहे हैं हम विस्तार पूर्वक समझने, जिनके माध्यम से आपकी लोकसभा आपके प्रधानमंत्री और आपके मंत्रियों पर नियंत्रण स्थापित करती है। तो आइए विस्तार से समझते हैं उन तरीकों को जिनके माध्यम से आपकी विधायिका आपकी कार्यपालिका पर पूरा का पूरा अपना नियंत्रण और जनता के प्रति उसकी जवाबदेही को सुनिश्चित करने का काम करती है। तो सुनिएगा ध्यान से। जिस दल या दलों के गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल होता है, उसी के सदस्यों को मिलाकर संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका बनती है। इस बात से आप बखूबी वाकिफ हैं, ठीक है। संभव है कि बहुमत की ताकत पाकर यह कार्यपालिका अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग करने लगे। ऐसी स्थिति में संसदीय लोकतंत्र मंत्रिमंडल को तानाशाही में बदल सकता है, जिसमें मंत्रिमंडल जो कहेगा सदन को वही मानना पड़ेगा। जब संसद सक्रिय और सचेत होगी तब वह कार्यपालिका पर नियमित और प्रभावी नियंत्रण रख सकेगा। संसद अनेक विधियों का प्रयोग कर कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सांसदों और विधायकों को जनप्रतिनिधियों के रूप में प्रभावी और निर्भीक रूप से काम करने की शक्ति और स्वतंत्रता हो। उदाहरण के लिए, विधायिका में कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। आपने देखा होगा रमेश भिदुड़ी जी ने दानिश कुमार को भरी संसद में गालियां बकी थी, फिर भी उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई थी। तो संसद भवन में आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं, इतनी आजादी है आपको, आप कुछ भी कह सकते हैं मर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए। लेकिन रमेश भिदुड़ी जी ने दानिश कुमार को भद्दी गालियां बकी, उन्हें आतंकवादी कहा, उन्हें और भी अन्य शब्दों से शोभित किया, लेकिन उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, संसद भवन में दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार सिर्फ लोकसभा स्पीकर को है, लोकसभा अध्यक्ष को है, और कोई भी उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकता। सांसदों के खिलाफ संसद भवन के अंदर अगर वो कुछ भी असंवैधानिक या फिर न्याय संगत नहीं करते हैं तो संसद भवन के अंदर, बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, बाहर अगर करेंगे तो उनके ऊपर भी कानून के अनुसार चीजें होंगी। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो इतना सांसदों को छूट है कि वो भारत की सरकार से किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, और भारत सरकार उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की अपनी ताकत का प्रयोग करके उन्हें दबा नहीं सकती। समझ में आई बात? इतनी बात समझ लो आप, ठीक है। आगे सुनो। इससे संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। विधायिका के अध्यक्ष को संसदीय विशेषाधिकार के हनन के मामले में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है। ये बात मैंने आपको बता दी कि संसदीय विशेषाधिकार के मामले के हनन के खिलाफ अगर कोई फैसला कर सकता है तो वो सिर्फ कौन कर सकता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है। ऐसे विशेषाधिकारों का उद्देश्य यह है कि सांसद और विधायक अपनी जनता का ठीक से प्रतिनिधित्व कर सके और कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण रख सके। संसद यह नियंत्रण कैसे करती है? वह किन साधनों का प्रयोग करती है? क्या कार्यपालिका की जातियों पर संसदीय नियंत्रण सफल है? ये प्रश्न उठता है
कि क्या राजनीतिक कार्यपालिका की जातियों पर संसद की जो कार्रवाई होनी चाहिए, जितनी मजबूती से उससे प्रश्न पूछना चाहिए, क्या वो सच में ऐसा कर पा रहा है? देखो, दो स्थितियां होती हैं। अगर एक दल अपार बहुमत के साथ राजनीतिक कार्यपालिका में है तो उसके सांसद तो शांत रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, वो फिर जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं रहते, वो फिर अपनी पार्टी के प्रति उत्तरदायी रहते हैं, वो पार्टी लाइन से बंधकर चलते हैं। जैसे 2014 से लेकर 2024 तक भाजपा के सांसद कभी भी प्रधानमंत्री जी की नीतियों की आलोचना नहीं करते थे, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, और जनता में उनकी चाहे कितनी भी किरकिरी क्यों ना होती हो, वो कभी भी अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर कुछ भी नहीं बोलते थे, नहीं बोलते थे, अब भी नहीं बोलते हैं। समझ में आई बात? लेकिन अब आप देखिए कि उन्हीं के गठबंधन एनडीए के ही बहुत सारे दल हैं, क्योंकि अब गठबंधन की सरकार है, भाजपा के पास अपना अपार बहुमत नहीं है, भाजपा के पास इस बार अपार बहुमत नहीं है, बहुमत ही नहीं है। पहली बात तो सरकार बनाने के लिए जितनी सीटें चाहिए उतनी सीटें उनके पास नहीं है। इसलिए अब आप देखिए कि जो भी उनके गठबंधन में है, एनडीए में है, अगर उसे सरकार की किसी भी नीति सही नहीं लगती तो वो उसकी आलोचना करता है, वो उसकी आलोचना करता है और सरकार से यह आग्रह या सिफारिश करता है कि इस नीति को वापस लिया जाए। समझ में आई बात? जैसे लिटरल एंट्री वाली कहानी थी, उसमें भी चिराग पासवान ने और भी अन्य नेताओं ने भारत सरकार को पत्र लिखकर या अन्य चीजें कर उस नीति को वापस लेने को कहा। समझ में आई बात? या फिर उसमें एससी एसटी को रिजर्वेशन देने की बात कही। तो देखो, जब सरकार हद से ज्यादा ताकतवर होगी तो उस पर विधायिका का नियंत्रण बहुत ही कम हो जाता है। लेकिन यहां भी लेकिन है, अगर विपक्ष ताकतवर है तो फिर राजनीतिक कार्यपालिका बचकर जा नहीं सकती। आज के टाइम पर भारत का विपक्ष ताकतवर है और वो भारत सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बना रही है। ये कह सकते हैं हम कि राहुल गांधी जो कहते हैं एट द एंड माननीय प्रधानमंत्री को उसे मानना ही पड़ता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात हो, चाहे वो लेटरल एंट्री को वापस लेने की बात हो। बहुत सारे विषयों को, जिन चीजों को राहुल गांधी ने उठाया, नेता प्रतिपक्ष ने उठाया, माननीय प्रधानमंत्री को उन पर ध्यान देना पड़ा है। लेकिन 2024 से पहले विपक्ष की कोई भूमिका नहीं थी, विपक्ष नगण्य था क्योंकि संख्या बल नहीं था। और भारतीय राजनीति में सबसे बड़ी चीज है संख्या, जिसके पास जितनी संख्या होगी उसकी ही उतनी ताकत होगी। सारा ताकत का खेल किस पर है? संख्या पर है। जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी उम्मीदवारी। समझ में आई बात? आगे सुनो। संसदीय नियंत्रण के साधन क्या है? वो तरीके जिनके माध्यम से संसद राजनीतिक कार्यपालिका या कहिए कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, जानते हैं। संसदीय नियंत्रण में विधायिका अनेक स्तरों पर कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का काम करती है। यह काम नीति निर्माण, कानून या नीति को लागू करने तथा कानून या नीति के लागू होने के बाद वाली अवस्था यानी किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। विधायिका यह काम कई तरीकों से करती है: बहस और चर्चा, कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, वित्तीय नियंत्रण, अविश्वास प्रस्ताव। ये वो 4 तरीके हैं जिनके माध्यम से संसद आपकी राजनीतिक कार्यपालिका को अंकुश में रखती है, अपने चाबुक में रखती है कि वो देश के खिलाफ अपनी ताकत का गलत उपयोग ना कर सके। ठीक है, आगे सुनो। बहस और वाद विवाद। आपको पता है कि कोई भी कानून बनेगा बिना संसद की स्वीकृति के वो पास नहीं हो सकता। तो हर कानून को संसद के पटल पर रखा जाएगा और उस पर वाद विवाद किया जाएगा, चर्चा की जाएगी, उसकी अच्छाइयों के बारे में, उसकी बुराइयों के बारे में, वो कैसे लागू होगा, उसके लिए देश का कितना पैसा प्रयोग होगा, कितना संसाधन प्रयोग होगा, सब चीजों का डिस्कशन किया जाएगा पार्लियामेंट में। फिर उसके बाद उसे आगे बढ़ाया जाएगा। समझ में आई बात? चाहे
सत्ता पक्ष के पास बहुमत हो फिर भी विपक्ष ये काम कर सकता है, क्योंकि उसके पास भी अपने अधिकार हैं। वो हर कानून को डिस्कस करने के लिए बोल सकता है। चर्चा बिना करे कोई भी कानून आगे नहीं बढ़ सकता। ये बात समझ लो आप, ये बात समझ लो आप बखूबी कि भारत की संसद में ये एक सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। ठीक है। कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में विधायिका के सदस्यों को कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों और उनके क्रियान्वयन के तरीकों पर बहस करने का अवसर मिलता है। विधायिका पर परिचर्चा के अतिरिक्त सदन में सामान्य वाद विवाद के दौरान भी विधायिका को कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का अवसर मिल सकता है। ऐसे कुछ अवसर निम्न हैं। क्या है? प्रश्नकाल। प्रश्नकाल वो समय काल है जिस समय कोई भी सांसद किसी से भी प्रश्न पूछ सकता है और उसका उत्तर देना उस मंत्री के लिए अनिवार्य है। मान लीजिए मैंने स्वास्थ्य मंत्री से प्रश्न किया कि माननीय मंत्री जी, देश में स्वास्थ्य की स्थिति इतनी बदतर क्यों है और इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, तो इस पर माननीय मंत्री जी को जवाब देना ही पड़ेगा। सुनो क्या है प्रश्नकाल। संसद के अधिवेशन के समय प्रतिदिन प्रश्नकाल आता है, जिसमें मंत्रियों को सदस्यों के तीखे प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। शून्यकाल, इसमें आप कोई भी रैंडम क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन उससे संबंधित मंत्री को जवाब देना जरूरी नहीं है। लेकिन यह समझा जाता है कि अगर प्रश्न किया गया है तो उसका उत्तर मिलना ही चाहिए। भाई आप भारत के सबसे बड़े मंच पर किसी मंत्री जी से प्रश्न पूछ रहे हैं और मंत्री जी उसका उत्तर नहीं देंगे तो उनकी किरकिरी होगी कि नहीं होगी? स्वाभाविक सी बात है। तो आप ही उसका उत्तर देंगे। तो सुनिए क्या है। इसमें सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं, पर मंत्री उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। और लोकहित के मामले में आधे घंटे की चर्चा और स्थगन प्रस्ताव आदि। प्रश्नकाल सरकार की कार्यपालिका और प्रशासकीय एजेंसियों पर निगरानी रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। संसद के सदस्यों ने प्रश्नकाल में गहरी रुचि दिखाई है और इस समय सदन में सबसे ज्यादा उपस्थिति रहती है। ज्यादातर प्रश्न लोक अभिहित के विषयों जैसे मूल्य वृद्धि, अनाज में की उपलब्धता, समाज के कमजोर वर्गों के विरुद्ध अत्याचार, दंगे, कालाबाजारी आदि पर सरकार से सूचनाएं मांगने के लिए होते हैं। इसमें सदस्यों को सरकार की आलोचना करने तथा अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का अवसर मिलता है। प्रश्नकाल के दौरान वाद विवाद इतने तीखे हो जाते हैं कि अनेक सदस्यों द्वारा अपनी बात रखने के लिए प्रायः ऊंची आवाज में बोलना, अध्यक्ष के आसन के पास चले जाना तथा सदन से बहिर्गमन करने जैसी घटनाएं देखी जा सकती हैं। इससे सदन का बहुत समय बर्बाद हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये सभी कदम सरकार से रियायत प्राप्त करने के राजनीतिक तरीके हैं और इससे कार्यपालिका का उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। ये तरीके आपको गलत लग सकते हैं, लेकिन यही तरीके भारत के लोकतंत्र को जीवंत लोकतंत्र बनाते हैं। अगर संसद में बहस नहीं हो रही है, चर्चा नहीं हो रही है, तो इसका मतलब हमारा लोकतंत्र खत्म हो रहा है। अगर चर्चा, बहस और सवाल जवाब नहीं किया जा रहा भारत की संसद में, तो आप ये मान लीजिए कि भारत की संसद शून्य पड़ गई है और आपका लोकतंत्र खतरे में आ गया है। आपके लोकतंत्र पर काले बादल मंडराने लगे हैं। इस बात को समझ लीजिए आप। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका है कानून की स्वीकृति या अस्वीकृति। आप बखूबी जानते हैं कि कोई भी कानून बिना संसद की स्वीकृति के पास नहीं हो सकता। कोई भी कानून जब तक संसद उसकी स्वीकृति नहीं देती वो कानून नहीं बन सकता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब कानून आएगा तो उस पर चर्चा होगी ही होगी और उस पर प्रश्न उठाए ही जाएंगे और पूरा देश देखेगा ही देखेगा कि सरकार जब कानून लाई थी तो इस पर प्रश्न किसने उठाया था, कितना उठाया था। तो इससे विपक्ष को ये मौका मिलता है सरकार की किरकिरी करने का और सरकार की नीतियों को गलत साबित करने का। तो विपक्ष अपनी भूमिका यहां निभाता है, जनता की तरफ से बोल कर। सुनना, कानूनों की मंजूरी देने या ना मंजूर करने का अधिकार भी संसद के पास
होता है। इसके अधिकार के द्वारा भी संसद कार्यपालिका का नियंत्रण करती है। कोई भी विधेयक संसद की स्वीकृति के बाद ही कानून बन पाता है। जिस सरकार को विधायिका में मन माफिक बहुमत होता है उसके लिए संसदीय स्वीकृति प्राप्त करना कठिन नहीं, लेकिन यह मान कर नहीं चला जा सकता कि यह स्वीकृति मिल ही जाएगी। इस सहमति के लिए शासक दल या गठबंधन के विभिन्न सदस्यों अथवा सरकार और विपक्ष के बीच गंभीर मोल तोल और समझौते होते हैं। यदि सरकार के पास लोकसभा में तो बहुमत हो पर राज्यसभा में न हो, तब संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को काफी रियायतें देनी पड़ती हैं। अनेक विधेयकों मसलन लोकपाल विधेयक, आतंकवाद निरोध विधेयक को राज्यसभा ने अस्वीकृत कर दिया। तो ये बहुत सारे ऐसे समय आए हैं जब सरकार को लोकसभा में बहुमत होने के बावजूद भी नेगोशिएट करना पड़ा है। अब 2014 के बाद ही देख लो, माननीय प्रधानमंत्री किसानों के लिए 3 कानून लेकर आए, संसद से तो आपने पास करा लिया, लेकिन किसानों ने उसे सड़क पर पटक दिया और आपको उन्हें वापस लेना ही पड़ गया, है ना। तो यह है लोकतंत्र की ताकत कि लोकतंत्र में कुछ भी कराया जा सकता है, पर होना क्या चाहिए आपके पास? संख्या बल। अगर आपके पास संख्या बल है ना, तो आप लोकतंत्र में कुछ भी कर सकते हैं। ये खामी भी है, ये खूबी भी है लोकतंत्र की, समझ में? ये अच्छाई भी है और ये बुराई भी है लोकतंत्र की, दोनों ही है ये। इस बात को अच्छे से अपने मस्तिष्क में गांठ बांध लो। यही अच्छाई है लोकतंत्र की, यही बुराई है लोकतंत्र की। इससे ही लोकतंत्र मजबूत भी होता है, इससे ही लोकतंत्र कमजोर भी होता है। दोनों चीजें होती हैं इससे। ठीक है, बात समझ में आई इतनी? आगे सुनो। वित्तीय नियंत्रण आपको पता है, संसद सरकार से पूरा का पूरा जानकारी लेती है कि सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में कितना कमाया, कितना खर्च किया, आने वाले वित्तीय वर्ष में कितना कमाने की संभावना है और कितना खर्च करने की संभावना है। फिर उसके बाद बजट पास किया जाता है। सुनना ध्यान से। जैसा पहले कहा जा चुका है, सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था बजट के द्वारा की जाती है। संसदीय स्वीकृति के लिए बजट बनाना और उसे पेश करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी के कारण विधायिका को कार्यपालिका के खजाने पर नियंत्रण करने का अवसर मिल जाता है। सरकार के लिए संसाधन स्वीकृत करने से विधायिका मना कर सकती है। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त होता है। फिर भी धन स्वीकृति करने से पहले लोकसभा सरकार द्वारा धन मांगने के कारणों पर चर्चा कर सकती है। वह भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक और संसद की लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के आधार पर धन के दुरुपयोग के मामलों की जांच कर सकती है। लेकिन संसदीय नियंत्रण का एकमात्र उद्देश्य सरकारी धन के सदुपयोग को सुनिश्चित करना नहीं होता। वित्तीय नियंत्रण द्वारा विधायिका सरकार की नीतियों पर भी नियंत्रण करती है। तो देखो, मुख्य तौर पर बजट कभी विफल नहीं होता, हमेशा पास ही हो जाता है, क्योंकि जो दल राजनीतिक कार्यपालिका में है, ये स्वाभाविक है कि उसके पास विधायिका में बहुमत है, तभी वो राजनीतिक कार्यपालिका में। तो बजट पास तो हो रहा, लेकिन पूरे देश को ये पता चल जाता है संसद के माध्यम से कि आने वाले समय में सरकार क्या नीतियां ला रही है और कैसे उनका इम्प्लीमेंटेशन करेगी, कितना पैसा कहां से लाएगी और हम पर कितना उसका बोझ पड़ेगा, देश की जनता को उसका बोझ कितना उठाना पड़ेगा इस विकास के लिए, इस पुल के लिए, इस बड़े से स्टेडियम के लिए, हमारी जेब से कितना पैसा जाएगा। ये सब देश की जनता को संसद के माध्यम से पता चल जाता है। और देश का विपक्ष ये सुनिश्चित करता है कि देश का पैसा सही जगह लगे और सरकार उनका कदापि गलत उपयोग ना कर सके। ठीक है, और आते हैं किस पर? चौथे तरीके पर, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। देखो, अविश्वास प्रस्ताव बहुत ही कम समय पर आता है और विफल ही रहता है, क्योंकि जो दल सत्ता में होता है उसके सांसद कभी उसके खिलाफ जाते नहीं है, सरकार की नीतियों के खिलाफ कभी वो जाते नहीं है।
तो इसलिए अविश्वास प्रस्ताव विफल हो जाता है। लेकिन यह भी एक तरीका है कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का संसद का, और ये लाने का काम कौन करता है? ये लाने का काम विपक्ष करता है। सुन लो, संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त हथियार अविश्वास प्रस्ताव है। लेकिन जब तक सरकार को अपने दल अथवा सहयोगी दलों का बहुमत प्राप्त हो, तब तक सरकार को हटाने की सदन की यह शक्ति वास्तविक कम, काल्पनिक ज्यादा होती है। ये बात मैंने भी बता दिया। लेकिन सन 1989 के बाद से अपने प्रति सदन के अविश्वास के कारण अनेक सरकारों को त्यागपत्र देना पड़ा। इसमें से प्रत्येक सरकार ने लोकसभा का विश्वास खोया क्योंकि वह अपने गठबंधन के सहयोगी दलों का समर्थन बनाए न रख सकी। इस प्रकार संसद कार्यपालिका को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है और एक उत्तरदायी सरकार का होना सुनिश्चित कर सकती है। देखो, इस चीज का ना बहुत ज्यादा दुरुपयोग भी होता है, इस अविश्वास प्रस्ताव का बहुत ज्यादा दुरुपयोग भी होता है। इसमें बार्टर चलता है। फिर मतलब अब मान लो गठबंधन की सरकार है, ए गठबंधन मुझे कुछ दे रहा है, बी गठबंधन मुझे कुछ दे रहा है, तो यहां पर मैं उसी का समर्थन करूंगा जो मुझे ज्यादा दे रहा होगा। तो इस तरह से फिर संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाकर ए की सरकार गिरा दी जाती है और फिर मैं बी को सपोर्ट कर देता हूं, बी की सरकार बन जाती है। तो ये थोड़ा पेचीदा चीज है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव एट टाइम, इस समय सिनेरियो में बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो दल अभी सत्ता में है उसके पास सांसदों की एक बड़ी संख्या है। तो जब इतनी बड़ी संख्या होती है तो अविश्वास प्रस्ताव ना के बराबर रह जाता है। लेकिन लाया जाता है फिर भी, जिससे कि जनता को ये दिखाया जा सके, ये बताया जा सके कि सरकार ये गलत कर रही है और सरकार को इन चीजों को और सुधारने की जरूरत है। सरकार इन चीजों को सुधारने पर काम नहीं कर रही, जो कि बहुत ही जरूरी है देश के मुद्दे।